हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आराध्या, संगम, अनुज, आशीष, सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सारे चैंपियंस को एक बार ऑडियो वीडियो बता दीजिएगा। आज मॉडल वर्ब्स खत्म करेंगे। गुड मॉर्निंग सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार रिफ्रेश कर लेने दीजिए। नवनीत, सोहन, सारे चैंपियंस को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सारे चैंपियंस को कॉन्ग्रेचुलेशंस भी। चैंपियंस, हमारे इंडियन चैंपियंस ने चैंपियंस ट्रॉफी जीत लिया है। गुड मॉर्निंग सभी को। हाँ, ये तो हमें पता था कि इंडिया जीत गया है। और हम लोग नेक्स्ट डे, बोला भी था मैंने कि संडे के बाद नेक्स्ट डे हम लोग फिक्स प्रेपोजिशन का टेस्ट में 1 बजे लेते हुए मिलूंगी आपको। इंडिया मैच जीत चुका होगा। दैट वाज अ वेरी गुड विक्ट्री। एकदम रोलर कोस्टर अप्स एंड डाउन्स के बाद लास्ट में जीत ही गया। कल तो सबने मैच देखा होगा। और कल तो फिर से कल दीपावली वाला माहौल लग रहा था कल। ही इज यूज टू हार्ड वर्किंग नहीं होगा। हार्ड वर्किंग एडजेक्टिव है ना, तो यूज टू के बाद एडजेक्टिव नहीं लगेगा। वर्किंग हार्ड हो सकता है, वर्किंग अलग है, हार्ड अलग है, क्योंकि वर्किंग वहां पे जीरेंड हो जाएगा। ओके, तो चलो आज टाइम वेस्ट नहीं करते। आज हम लोग फाइनली अपना मॉडल वर्ब को एंड करते हैं। ठीक है, हाँ, मॉडल वर्ब्स को खत्म करते हैं आज मैं मॉडल एक मैंने वर्ब का आपको शीट दिया है ना। मैंने आपको V1 V2 पढ़ाया था, V1 V2 V3 वो सब पढ़ा के मैंने आपको एक प्रैक्टिस शीट दिया था, जिसमें करीब मुझे लग रहा है 40 क्वेश्चंस थे। ठीक है, वो आपने बना लिया होगा। 40 क्वेश्चंस थे, उसमें वीडियो सोल्यूशन भी है, आंसर भी है, वीडियो सोल्यूशन भी है। ठीक है, वो आपका पहला शीट था। वो आज मैं मॉडल्स खत्म करके वर्ब का दूसरा शीट देने वाली हूँ। आई विल गिव यू द सेकेंड शीट ऑफ वर्ब, उसको भी बना लेना आप। उसमें भी आपका प्रैक्टिस सेट रहेगा, पीछे आंसर रहेगा। अगर आंसर नहीं समझ में आया तो वहीं पे वही वीडियो सोल्यूशन भी है, उसका वीडियो सोल्यूशन भी देख लेना। वीडियो सोल्यूशन भी देख लेना है। ठीक है, वीडियो सोल्यूशन देख लोगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये आंसर है तो क्यों है। ये भी तो पता होना चाहिए कि आंसर, सिर्फ आंसर टिक नहीं कर देना है, तो ये आंसर क्यों है, ये भी देख लीजिएगा। सेकंड शीट अभी मैंने दिया नहीं है, सेकंड शीट में डलवा दूंगी। ठीक है, आप लोग आज बना लेना, शाम में बना के रात में जो भी टाइम मिले बना ले। चलो मॉडल वर्ब्स खत्म करते हैं। हम लोगों ने मॉडल वर्ब्स में बहुत सारा मॉडल वर्ब्स खत्म किया। अब आ जाओ कैन और कुड पे। आज मॉडल वर्ब्स को खत्म करना है और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। एक चीज याद रखना, जैसे मैंने आपको उस दिन मे और माइट पढ़ाया था ना, मे और माइट वर्ड के साथ, मे और माइट पॉसिबिलिटी बताता है और भी बहुत कुछ बताता है। तो मे और माइट के साथ पॉसिबिलिटी वर्ड नहीं आता है, मे और माइट के साथ पॉसिबल वर्ड नहीं आएगा, मे और माई के साथ लाइकली या पॉसिबली नहीं आएगा। हम लोगों ने कल लास्ट क्लास यहीं पे खत्म किया था। ठीक है, हाँ, यहीं पे खत्म किया था। ओके, तो चलो आज आ जाओ कैन और कुड। ये जो कैन है और कुड है, ठीक है, याद रखना, ये जो कैन है ये प्रेजेंट टेंस में होता है। ठीक है, और कुड है, ठीक है, जैसे विल का पास्ट वुड होता है ना, तो उसी तरह कैन का पास्ट भी कुड होता है। लेकिन हम कुड को कैन का पास्ट कुड तो होता ही है, बट हम कुड को पास्ट टेंस के अलावा कुड को हम प्रेजेंट टेंस में भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले इसका टेंस देख लेते हैं। ठीक है, फिर वो क्या क्या बताता है वो पढ़ेंगे। कैन प्रेजेंट भी हो सकता है, प्रेजेंट ही होता है, और कुड जो है प्रेजेंट और पास्ट दोनों हो सकता है। और ये कैन कैन क्या बताता है? कैन बताता है सबसे पहले, कैन
एबिलिटी और कैपेबिलिटी। एबिलिटी का मतलब है योग्यता, कैपेबिलिटी का मतलब है क्षमता। कैपेबिलिटी में फिजिकल एनर्जी चाहिए। जैसे मैंने आपको एक बॉक्स दे दिया और बॉक्स बहुत भारी है, तो उसको उठाने के लिए आपको शारीरिक क्षमता चाहिए, तो उसको हम कैपेबिलिटी बोलेंगे। बट एग्जाम निकालने के लिए मेंटल एबिलिटी चाहिए, तो दोनों के लिए हम कैन का यूज कर सकते हैं। कैन और एबिलिटी और कैपेबिलिटी ऑफ द प्रेजेंट और मे की तरह कैन भी हम परमिशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। परमिशन बताने के लिए भी कैन का यूज होता है। जैसे लिखा, he can lift the box. He can lift the box. He can solve the paper. ओके, और तीसरा एग्जाम्पल लिखा, you can leave the room. जरा सेंटेंस देखना, ही कैन लिफ्ट द बॉक्स मतलब वो इस बॉक्स को उठा सकता है। जहां सकता है और सकती है का सेंस आए, ये सकता है सकती है क्या बताता है, एबिलिटी और कैपेबिलिटी। बट चूंकि बॉक्स को उठाने के लिए शारीरिक एनर्जी चाहिए, ओके, तो फिजिकली स्ट्रांग होना है तो कैन लगा दो। और किसी पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको एबिलिटी चाहिए, तो एबिलिटी और कैपेबिलिटी बताने के लिए दोनों में कैन का यूज कर सकते हैं। और यू कैन लीव द रूम, आप रूम लीव कर सकते हो, मतलब आपको परमिशन दिया जा रहा है। तो परमिशन में की तरह कैन को भी परमिशन के लिए यूज करते हैं, लेकिन जब हम परमिशन लेते हैं तो जनरली मे का यूज करते हैं, और परमिशन देते समय यू कैन लीव, कैन का यूज करेंगे। एक किसी एग्जाम में ऐसा भी आया था, ऐसा था, ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, एचटेट हरियाणा टीचर्स वाले एग्जाम में, ही कैन लिफ्ट द बॉक्स। और ऐसा था, इन्होंने कैन को अंडरलाइन कर दिया था और बोला था कि चलो बताओ क्या एबिलिटी होगा या कैपेबिलिटी होगा, क्या होगा। ठीक है, तो आपके दिमाग में आएगा कि मैम कैन तो दोनों बताता है, ठीक है, कैन तो एबिलिटी भी बताता है और कैन कैपेबिलिटी भी बताता है, तो क्या किया जाए। क्योंकि बॉक्स को उठाने के लिए ना फिजिकल एनर्जी की, बॉक्स को उठाने के लिए फिजिकल एनर्जी की जरूरत है, और फिजिकल एनर्जी के लिए कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी कैपेबिलिटी ये नहीं, कैपेबिलिटी और एबिलिटी में यही है, दिमाग से अगर कोई चीज करना है। चलो लिख लिया ना। एबिलिटी का मतलब होता है मेंटल, ओके, अगर आपको मेंटल एग्जाम क्रैक करने के लिए मेंटली स्ट्रांग होना है, मेंटल स्ट्रेंथ की
बट यहाँ तो बॉक्स को उठाने के लिए आपको फिजिकल एनर्जी जरूरत है ना, आपको ताकत की जरूरत है। यहां से मैं देख रही हूँ कुछ नेट का इशू आ रहा है। पता नहीं आप लोग का आ रहा है नहीं आ रहा है, मेरे साइड से स्टक हो गया है वीडियो। चलो अभी ठीक हो गया होगा। बॉक्स को उठाने के लिए ताकत की जरूरत है ना, ताकत चाहिए। ताकत के लिए कैपेबिलिटी लगाओगे, कैपेबिलिटी। ओके अच्छा, आपके साइड से ठीक है, मेरे साइड से ना राउंड राउंड सर्कल सर्कल हो रहा था, वीडियो स्ट्रक हो गया। चलो ठीक हो गया, अब मेरे साइड से भी ठीक। चलो कैन ये सब बताता है, यही सब लिखवाया। अब आ जाओ कुड। अभी मैं सब तीनों को फिर एक साथ बताऊंगी। कुड भी एबिलिटी बताता है, कैन भी एबिलिटी और कैपेबिलिटी भी बताता है। कैन की तरह कुड भी कैपेबिलिटी और एबिलिटी बताता, बट कैन एबिलिटी और कैपेबिलिटी ऑफ द प्रेजेंट बता रहा। प्रेजेंट की क्षमता बताने के लिए कैन का यूज करते हैं, बट कुड को हम पास्ट की क्षमता बताने के लिए यूज करते हैं। और कुड को कभी कभी पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी यूज करते हैं। ये मैंने आपको वुड में भी पढ़ा दिया है। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज होता है ये प्रेजेंट टेंस में। अभी मैंने बताया है ना कि कुड प्रेजेंट भी होता है, कुड पास्ट भी होता है। तो पास्ट में इसको एबिलिटी बताने के लिए यूज करते हैं और प्रेजेंट में इसको पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। ठीक है, जैसे देयर was such a crowd, there was such a crowd that he can't या couldn't find his brother। भीड़ इतनी थी कि वो अपने भाई को ढूंढ नहीं सका। भीड़ इतनी थी कि वो अपने भाई को ढूंढने में सक्षम नहीं था। भीड़ इतनी थी कि he was not able to find his brother। तो यहाँ भी क्षमता बता रहा, ब्रदर को ढूंढने में सफल नहीं हुआ, लेकिन सेंटेंस पास जा रहा है ना, तो हम कैन नहीं यूज करेंगे, हम कुड यूज करेंगे। कुड। ठीक है, और दूसरा हम प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हैं कुड को। कुड यू लेंड मी अ पेन। क्या आप मुझे एक पेन दे सकते हो? रिक्वेस्ट कर रहे हो ना, ओके, रिक्वेस्ट कर रहे हो, पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हो। और यहाँ का कुड प्रेजेंट टेंस में। ये तो मैंने वैसे वुड में भी पढ़ा दिया है। ठीक है, देयर वॉज सच अ क्राउड। भीड़ इतनी थी कि वो अपने भाई को नहीं ढूंढ सका। भाई को ढूंढने में एबल नहीं था। सेंटेंस पास जा रहा है, मतलब पास जा रहा है वॉज की वजह से, तो हम कैंट तो नहीं लगाएंगे, कुडंट लगाएंगे। और कभी कभी हम कुड को प्रेजेंट टेंस में भी यूज कर लेते पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। ठीक है, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। ओके, और ये मैं थोड़ा सा एक बार आपको रिवाइज करवा देती हूँ, लेकिन आपको याद होना चाहिए। अभी मैंने तुरंत पढ़ाया वुड, आपको पढ़ाया था ना कि वुड भी पोलाइट रिक्वेस्ट है, और कुड भी एग्जाम्पल भी दिया था, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज होता है।
जब मैं वुड पढ़ा रही थी तो ये दोनों पढ़ा दिया था मैंने। लेकिन जब भी लाइक वर्ड आ गया, जैसे मैंने ऐसा लिखा वुड या कुड यू लाइक टू गो होम, क्या आप घर जाना चाहोगे? लाइक वर्ड जहां भी आ गया, लाइक वर्ड जहां भी आ गया उसके साथ आप कुड का यूज करेंगे। चाहे गो होम तो अलग हो गया। वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफी, आप चाय लेना पसंद करोगे या कॉफी लेना पसंद करोगे? तो जब भी लाइक, यहां भी रिक्वेस्ट किया जा रहा है, जहां लाइक वर्ड आ गया वहां पे कभी भी कुड मत लगाना। फिर मैंने आपको एक और बताया था वुड या कुड, यू माइंड लेंडिंग मी अ, क्या कुड यू माइंड बोलने का तरीका है, माइंड लगा के भी बोल सकते हैं, लाइक लगा के भी बोल सकते हैं। कुड यू माइंड हैविंग, आपको एक कप कॉफी पीने में कोई एतराज तो नहीं है ना? मतलब आप चाह रहे हो कि आपके साथ वो एक कप कॉफी पिए। जहां भी माइंड वर्ड आ गया, जहां भी लाइक वर्ड आ गया, वहां पे हमेशा वुड 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 वुड, ये मैंने पढ़ा दिया है। वुड यू लाइक वर्ड आ गया, माइंड वर्ड आ गया, तो वहां आप वुड ही लगाओ। अगर ये सारे वर्ड्स नहीं है, जैसे 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 कुड यू लेंड मी अ पेन, क्या आप मुझे अपना एक पेन दे सकते हो? तो यहाँ पे कुड भी सही है और वुड भी सही है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है, दोनों सही है, दोनों सही है, ठीक है। लेकिन जहां भी माइंड आ गया, जहां भी लाइक वर्ड आ गया, वहां पे रिक्वेस्ट के लिए आप वुड ही लगाना। केयर फॉर भी बताया, हाँ, वुड यू केयर फॉर अ कप ऑफ कॉफी, ये भी बताया था मैंने। केयर फॉर का मतलब भी होता है लाइक करना, ओके। वुड यू, ये वाला उस दिन करवाया था ना, वुड यू केयर, विल लगा, एग्जाम में विल लगा के दिया था। वुड यू केयर फॉर अ कप ऑफ कॉफी, ये तो कर लिया हमने। तो यहाँ केयर फॉर का मतलब भी किस सेंस में जा रहा है? लाइक, क्या आप चाय पीना पसंद करोगे, और लाइक वर्ड के साथ वुड, ठीक है। अब आ जाओ कुड से सबसे इंपॉर्टेंट एरर क्या आने वाला है। हाँ, माइंड में हैविंग जीरेंड है, ठीक है। जीरेंड चैप्टर में इसके बाद पढ़ाऊंगी। लुक आफ्टर अलग होगा, लुक आफ्टर का मतलब सिर्फ केयर करना होता है, केयर फॉर नहीं। चलो, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जहां से भर भर के एग्जाम्स में एरर आएगा, जैसे मे और माइट के साथ एबल पॉसिबल वर्ड नहीं आता है ना, उसी तरह एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट एरर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैन और कुड के साथ एग्जाम में क्या लगा के दे देंगे? एबल वर्ड। एग्जाम में केपेबल वर्ड लगा देंगे। कैन और कुड के साथ केपेबल लगा देंगे, एबल लगा देंगे, या कभी कभी अनेबल भी लगा देते हैं। अनेबल, अनेबल का मतलब है योग्य नहीं है, और एबल में योग्य है। ये सारे वर्ड्स लगा देंगे जो कि गलत है, ठीक है। जैसे आपने अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया था ना कि मे और माइट के साथ, मे और माइट के साथ पॉसिबल वर्ड नहीं होता है, ठीक है, या पॉसिबली वर्ड या पॉसिबिलिटी वर्ड नहीं होता है। मे और माइट के साथ लाइकली नहीं होता है, क्योंकि मे और माइट ऑलरेडी किसी काम के होने की संभावना के बारे में बताता, तो इसके साथ ये वर्ड नहीं लगाएं। उसी तरह कैन और कुड वर्ड ऑलरेडी एबिलिटी बताता है, ये वर्ड ऑलरेडी एबिलिटी बता ही रहा है, तो इसके साथ ये सारे वर्ड्स मत लगाना, नहीं लगाना है, सुपरफ्लुअस हो जाता है, ठीक है। ऐसे आ जाएगा, ही कैन बी एबल टू डू द वर्क, ये गलत, या मैंने लिखवाया ही वॉज एबल टू डू द वर्क,
नीचे वाला सेंटेंस करेक्ट है, एक बार पहले देख लो, नीचे वाला सेंटेंस करेक्ट है, ऊपर वाला गलत है, क्योंकि कैन वर्ड ऑलरेडी क्षमता बता ही रहा है। कैन वर्ड में एबिलिटी वर्ड, कैन का मतलब है कोई भी काम को कर सकता है, सकती है वाला सेंस जा रहा है, ये ऑलरेडी एबिलिटी बता ही रहा है ना, तो फिर आप इसके साथ एबल मत लगाना, ये पूरा हटेगा, क्योंकि मॉडल वर्ब के साथ टू भी नहीं लगाएंगे, सिर्फ ऑट टू और यूज टू के साथ लग, ये पूरा हट जाएगा। सिंपली क्या होगा, ये सिंपली होगा ही कैन डू द वर्क, ठीक है, ये वाला सेंटेंस को करेक्ट करके ऐसे लिख सकते हो, ही कैन डू द वर्क। कैन वर्ड के साथ एबल या अनेबल वर्ड मत यूज करना, बट यहाँ तो करेक्ट है, यहाँ क्योंकि यहाँ कैन वर्ड यूज नहीं है, तो अगर कैन वर्ड यूज नहीं है तो हम अकेला एबल को यूज कर सकते हैं। कैन और कुड के साथ भी एबल मत लगाना, एबल हटेगा तो पूरा हटेगा ना, ओके, बी एबल टू, ये यहां तक पूरा हटेगा, क्योंकि ये मॉडल वर्ड है, मॉडल वर्ब ऑक्सिलरी होते हैं ना, ऑक्सिलरी के बाद सीधा मेन वर्ब का V1 फॉर्म आएगा, V1, तो कैन और कुड के साथ अनेबल एबल मत लगाना। He can do the work, या he is able to do the work, प्रेजेंट टेंस में रखना चाहते हो तो he is भी लगा सकते हो, he is able to do the work, अकेला एबल वर्ड आ सकता है, लेकिन कैन और कुड के साथ मत लगाना। चलो ये भी हो गया, ठीक है। यही वाला करवाया है, ही कैन बी एबल टू डू द वर्क में ना, ये कैन ये एबल टू हटा देना, ठीक है। बिकॉज ऑफ हैवी रेन द स्टूडेंट्स कुड नॉट बी, ये कुड भी ऑलरेडी, कैन और कुड ऑलरेडी एबिलिटी अनएबिलिटी बताता है, तो इसके साथ ये वाला वर्ड हटा, द स्टूडेंट्स कुड नॉट अटेंड द मीटिंग, या ऐसा भी कर सकते हो, द स्टूडेंट्स वर अनेबल टू अटेंड द मीटिंग, ऐसा भी कर सकते हो। आप इसको मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ, अगर मुझे द स्टूडेंट्स वर अनेबल टू अटेंड द मीटिंग, स्टूडेंट्स मीटिंग को अटेंड नहीं कर पाए बारिश की वजह से, तो कहने का मतलब है ना, अकेला एबल या अनेबल लगा सकते हो, लेकिन कैन और कुड आ गया तो उसके साथ अनेबल एबल वर्ड मत लगा, सुपरफ्लुअस हो जाएगा। मैम आज ही के मॉक में ये आया था और मैंने गलत कर दिया, कोई बात नहीं है अनुराग, तब तक आपने नहीं पढ़ा था ना, अब तो आपको समझ में आ गया ना, कैन और कुड के साथ एबल मत लगाना। अभी आपके पास टाइम है, जितना गलती हो सके यहीं पे कर लेना। ये वाला आज के मॉक में आया था और आपका गलत हो गया, क्योंकि उस समय आपको नहीं पता था, अब नहीं करना। ओके, ये भी हो गया, यूज टू तो करवा ही दिया है, अब मेरे को ना एक मस्ट विल शैल और फिर लास्ट में करवाना है। अब देखो ये मैंने आपको नहीं करवाया, विल और शैल, विल और शैल, और विल और शैल तो हमेशा और हमेशा फ्यूचर बताता है, फ्यूचर टेंस, और ये मैंने पहले ही दिन आपको बता दिया था, फिर से बताने की जरूरत नहीं है। विल का पास्ट वुड होता है, ठीक है, और शैल का पास्ट शुड भी होता है, और शैल का पास्ट वुड भी होता है। ये मैंने आपको पहला दिन बहुत डिटेल में समझा दिया है, ठीक है। जिसने पहला दिन जो क्लास में नहीं थे ना, जिस दिन मैंने मॉडल वर्ब्स का क्लास शुरू किया था, पहला दिन नहीं, दूसरे दिन
पहला दिन तो मैं कॉन्सेप्चुअल पढ़ा रही थी, दूसरे दिन मॉडल वर्ब के दूसरे क्लास में ये समझा दिया है। शैल का पास्ट शुड तब होता है जब एडवाइस का सेंस है, और जब एडवाइस का सेंस नहीं आए तो शैल का पास्ट वुड होता है। ठीक है, ये मैंने आपको शुड और वुड पढ़ाते समय बता दिया। ठीक है, हाँ ये वाला हमने पढ़ लिया, अब उतना टाइम इस पर नहीं लगाना, हमें विल और शैल में लगाना है। देखो आप बोलोगे कि मैम विल और शैल में क्या डिफरेंस है। शैल हम जब थोड़ा सा कैजुअल लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं या औपचारिक फॉर्मल लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, फॉर्मल लैंग्वेज में, कैजुअल लैंग्वेज में हमेशा शैल का यूज होता है। ओके, और विल का यूज कब करते हैं, जब हमारे बात में डिटर्मिनेशन आ गया। बात में जब भी डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय का सेंस आए, बता रही हूँ कैजुअल और फॉर्मल में क्या डिफरेंस। स्ट्रॉन्ग विल, दृढ़ निश्चय का मतलब मैं इस काम को अवश्य ही करूंगा, अवश्य वाला सेंस आए तो आप विल लगा देना। ये देखो मैंने लिखा आई शैल डू द वर्क। ठीक है, यहां से देखो, यहां से ना एरर नहीं आता है, बस मेरे को समझाना है, क्योंकि एरर कहां से नहीं आता है, जब दोनों करेक्ट हो तो वहां से एरर कहां से आएगा, जब कहीं पे गलती हो एरर वहीं से आएगा ना। और आप बोलोगे कि मैम आई विल डू द वर्क, तो दोनों तो करेक्ट है, दोनों तो करेक्ट है, आई शैल डू द वर्क और आई विल डू द वर्क दोनों करेक्ट है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है, सिर्फ बोलने का मूड अलग है, दोनों में डिफरेंस है। मैं इस काम को करूंगा, ठीक है मैम आपने बोला है तो मैं मेहनत करूंगा, तो ये ना आप थोड़ा सा कैजुअल लैंग्वेज में बोल रहे हो, बहुत ज्यादा सीरियस नहीं हो। लेकिन मैंने देखा कि बच्चों को डांटा कि 2-3 मंथ हो गया और आप कुछ तैयारी नहीं कर रहे हैं, और मैंने आपको बहुत डांटा तो आपका मूड बदल गया, तो आपने बोला कि ठीक है मैम आई विल डू द वर्क। आई विल डू द वर्क मतलब मैं इस काम को अवश्य ही करूंगा। तो ये तो हम स्पोकन में यूज कर लेंगे। ठीक है, स्पोकन में बातचीत में पता चलता है ना कि कहाँ दृढ़ निश्चय में बोल रहे हो और कहाँ पे नॉर्मल लैंग्वेज में बोल रहे हो। ठीक है, मैं इस काम को कर लूंगा, बट यहाँ आई विल श्योरली डू द वर्क, तो यहाँ से एरर नहीं आएगा क्योंकि दोनों करेक्ट है। दोनों हमें तो जहाँ ग्रामर का एरर है उसको चुनना है ना, बट यहाँ तो ग्रामेटिकली दोनों करेक्ट है, बट यहाँ पे थोड़ा सा आपके बात में डिटर्मिनेशन आ गया, दृढ़ निश्चय वाला सेंस आ गया, और यहाँ नॉर्मल सेंस में बोल रहे हो। ठीक है, एग्जाम में एरर कैसे आता है ये देखो। देखो हमारा ओल्ड इंग्लिश कहता है, अच्छा सबसे पहले मुझे बताओ कि फर्स्ट पर्सन किसको बोलते हैं, एरर कहां से आएगा बता रही हूँ, यहां से कहीं से एरर नहीं आएगा क्योंकि बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। ये देखो फर्स्ट पर्सन कौन है, जैसे मैं बोल रही हूँ ना, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ और आप लोग सुन रहे हो, आप सेकंड पर्सन हो, और हम दोनों मिलके जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन में कौन आता है, मैं, और फर्स्ट पर्सन का प्लूरल वी। ठीक है, और सेकंड पर्सन में कौन आता है, अभी आप लोग मेरी बात को सुन रहे हो, आप सेकंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन में क्या आ रहा है, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन मिलके जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में ही आते हैं, शी आते हैं, दे आते हैं, इट आता है, और जितने भी नाम है ना, राम श्याम, सब थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन में मैं, हम, यूथ, आप थर्ड सेकंड पर्सन और ये थर्ड पर्सन। ठीक है, अब ओल्ड इंग्लिश बताता है ना, ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के ओल्ड रूल के अकॉर्डिंग ओल्ड इंग्लिश बताता है कि शैल का यूज हमेशा फर्स्ट पर्सन के साथ होता है। शैल का यूज फर्स्ट पर्सन मतलब आई और वी के साथ होता है, अकॉर्डिंग टू ओल्ड इंग्लिश। ओके, अकॉर्डिंग टू ओल्ड इंग्लिश की आई के साथ और वी के साथ हमेशा शैल का यूज होता है, या शैल का यूज हम हमेशा फर्स्ट पर्सन के साथ करते हैं। बट मैं इस मीटिंग को अटेंड करूंगा, और ये देखो यहाँ ये आई है, आई फर्स्ट पर्सन है, और पुराना वाला ग्रामर क्या बताता, फर्स्ट पर्सन मतलब आई और वी के साथ ना हमेशा शैल का यूज होता है। ओल्ड इंग्लिश बताता है कि आई और वी के साथ शैल का यूज होता है, बट मॉडर्न इंग्लिश का कहना है ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, मॉडर्न इंग्लिश कहता है कि जरूरी नहीं है कि आई और वी के साथ शैल ही का यूज होगा, विल भी कर सकते हैं। जहां आपके बात में डिटर्मिनेशन आ गया,
मैं इस मीटिंग को अटेंड करूंगा, एक कैजुअल लैंग्वेज में बोल रहे हो, बहुत ज्यादा सीरियस नहीं हो। स्टॉप हो गया। अभी ठीक है? अभी ठीक है? अभी बताना ठीक है? अभी ठीक है? वीडियो रुक गया था। ओके, जो चीज मैं बता रही थी ना वही अभी बता रही थी कि मॉडर्न इंग्लिश का कहना है कि जरूरी नहीं है कि आई और वी के साथ, ओल्ड इंग्लिश कहता है ना कि आई और वी के साथ शैल लगाना, बट मॉडर्न इंग्लिश का कहना है कि हम दोनों लगा सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अभी ठीक है, आई विल अटेंड द फंक्शन मीटिंग या आई शैल अटेंड द मीटिंग। ठीक है, मैं इस मीटिंग को अटेंड करूंगा। ठीक है, आपने बोला है मैं कर लूंगा, बट अगर आपके अंदर दृढ़ निश्चय है ना, तो मैं इस मीटिंग को जरूर ही अटेंड करूंगा, अवश्य करूंगा। तो जहां पे दृढ़ निश्चय का सेंस आ रहा है, देखो यहाँ आई के साथ शैल भी करेक्ट है और यहाँ आई के साथ विल भी करेक्ट है, और मॉडर्न इंग्लिश के अनुसार आई के साथ शैल विल दोनों लगा सकते हैं। कैजुअली बोल रहे हो तो शैल लगाना, और बात में डिटर्मिनेशन आ गया है, रीस्टार्ट करिए एक बार, रीज्वाइन करिए, रीस्टार्ट करिए तो हो जाएगा ठीक। बात में डिटर्मिनेशन आ गया तो आप विल लगा देना, दोनों करेक्ट है, यहां से एरर नहीं आएगा। ठीक है, तो हम मॉडर्न इंग्लिश को नहीं, ओल्ड इंग्लिश को नहीं मानेंगे, लेकिन हम ओल्ड इंग्लिश वाला जो कॉन्सेप्ट है कब मानते हैं कि आई और वी के साथ शैल होगा, जब सेंटेंस इंटरोगेटिव आ गया। ठीक है, जब भी सेंटेंस इंटरोगेटिव आ गया। इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब है प्रश्नवाचक सेंटेंस। प्रश्नवाचक सेंटेंस हाउ व्हाट से नहीं पहचानते, क्वेश्चन मार्क से। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में याद रखना है, इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आई और वी के साथ हमेशा शैल यूज होता है। ठीक है, यहां पर हमें अपना पुराना वाला कॉन्सेप्ट, ओल्ड ग्रामर को मानना, हमेशा शैल यूज हो, शैल, इसको याद रखना। अब मैं, जैसे मैंने लिखा आई शैल डू द वर्क, फिर मैंने लिखा आई विल डू द वर्क। ये तो नॉर्मल सेंटेंस है। अब मैं इसी सेंटेंस को बनाती हूं इंटरोगेटिव, शैल आई डू द वर्क। क्या मैं इस काम को करूं? फिर है विल आई डू द वर्क, क्या मैं इस काम को करूं? अब देखो ऊपर वाला सेंटेंस दोनों करेक्ट, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क नहीं है, नॉर्मल सेंटेंस है। और मॉडर्न इंग्लिश के अनुसार नॉर्मल वाले सेंटेंस में आई के साथ शैल भी हो सकता है, मैं इस काम को करूंगा और मैं इस काम को अवश्य ही करूंगा। तो ये तो नॉर्मल सेंटेंस में आई के साथ शैल भी लगा देना, आई के साथ विल भी लगा देना, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। ठीक है, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट, दोनों करेक्ट है, दोनों करेक्ट। लेकिन अब इस सेंटेंस को मैंने इंटरोगेटिव बनाया, और इंटरोगेटिव सेंटेंस में ये गलत हो गया, क्योंकि प्रश्नवाचक सेंटेंस में, ठीक है, प्रश्नवाचक सेंटेंस में आई और वी के साथ ही शैल का यूज होता है। प्रश्नवाचक सेंटेंस में पुराना वाला ओल्ड ग्रामर के रूल को मानेंगे, ये तो फर्स्ट पर्सन है, और प्रश्नवाचक सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन के साथ विल का यूज नहीं होता, शैल का यूज होता है। शैल शैल शैल, मैंने लिखा शैल यू अकंपनी मी, क्या आप मेरे साथ पिकनिक पे जाओगे? अकंपनी का मतलब है के साथ। बताओ कहां पे एरर है?
बताना। हाँ देखो यहाँ पे ये कौन सा पर्सन है, ये सेकेंड पर्सन है। नॉर्मल सेंटेंस में ना, नॉर्मल सेंटेंस में हम यू के साथ, नॉर्मल सेंटेंस में यू के साथ शैल भी लगा सकते हैं, यू के साथ विल भी लगा सकते हैं। नॉर्मल सेंटेंस में ना कोई भी किसी के साथ भी लगा लो, आई यू ही शी के साथ शैल भी लगा लो, विल भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब प्रश्नवाचक सेंटेंस आ गया, प्रश्नवाचक सेंटेंस में तो शैल फर्स्ट पर्सन के साथ यूज होता है, बट ये तो सेकेंड पर्सन है, तो यहाँ पे विल हो, विल 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 का। ठीक है, हो गया ये। और फॉर्मल लैंग्वेज में हम शैल का यूज करते हैं। फॉर्मल लैंग्वेज का मतलब समझ रहे हो, औपचारिक लैंग्वेज। ठीक है, फॉर्मल लैंग्वेज में भी शैल का यूज करते हैं। जैसे जैसे आप लेटर राइटिंग करते हो ना, किसी एडिटर वगैरह को लेटर लिख रहे हो, ठीक है, तो लास्ट में हम लोग ऐसा लिखते हैं ना, आई शैल बी वेरी ग्रेटफुल। ऐसा किसी बैंक मैनेजर या एडिटर को लिखते हैं कि मैं तुम्हारा बहुत आभारी रहूंगा, आई शैल बी वेरी ग्रेटफुल, या आई शैल बी ओब्लाइज्ड। जब भी आप नोटिस वगैरह भी जो देखते हो ना, कहीं पे नोटिस भी चिपकाया हुआ, तो नोटिस का लैंग्वेज भी तो औपचारिक होता है, तो वहां भी हम शैल का यूज करते हैं। ये ऐसे ही बता दिया, यहाँ से ऐसा कुछ एरर आएगा नहीं। आई शैल बी थैंकफुल, मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार रहूंगा। ऐसा ऐसा हम कब लैंग्वेज यूज करते हैं, फॉर्मल लैंग्वेज, वहां पे शैल करेंगे। अब मेरे को एक और चीज बताना है आपको। एक्टिव पैसिव में ना बनाते समय हम पुराना वाला रूल को फॉलो करेंगे। आप इसको पहले लिख लो। ओके, अब एक चीज मुझे एक्टिव पैसिव में आपको बताना है। एक्टिव पैसिव में पुराना रूल मानना है। ऐसा सेंटेंस आ गया, विल शी टेल मी द, या ऐसा छोड़ो, विल शी टेल मी, क्या वो मुझे ये बात बताएगी। ठीक है, और ऐसा आएगा आपका उसमें एक्टिव पैसिव में। ठीक है, ठीक है, ये वाला थोड़ा वॉइस में ऐसा क्वेश्चन आता है। और एक ऑप्शन में आएगा ना, विल आई बी, बाकी सारा चीज मत देखना। ठीक है, इसको मैं जब एक्टिव पैसिव पढ़ाऊंगी ना, वहां पे पढ़ाऊंगी कि मैम ये सब कैसे बदल रहा है, वो सब बदलाव मत देखो, सिर्फ विल शैल पे ध्यान दो। विल आई बी टोल्ड बाय हर, एक ऑप्शन में ये आएगा। और दूसरा ऑप्शन में आएगा शैल आई बी टोल्ड बाय हर, क्या मुझे बताया जाएगा, कोई बात होगी उसके द्वारा। बाकी सारा चीज पे ध्यान मत देना, बाकी सारा चीज मैं डिटेल में बताऊंगी जब मैं आपको एक्टिव पैसिव पढ़ाऊंगी कि मैम ये मी को आई कैसे बना, टेल को टोल्ड कैसे किया, वो सब छोड़ो। अब देखो, आपको लगेगा अरे क्वेश्चन में तो विल है और एक्टिव पैसिव में विल है, तो आपको भी तो विल रखना चाहिए, शैल में कैसे बदलेगा। लेकिन यहाँ पे देखो, ये शी था ना, ये शी थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन के साथ तो हम प्रश्नवाचक में, प्रश्नवाचक सेंटेंस में शैल तो सिर्फ आई और वी के साथ लगता है, बट ये तो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ तो विल लगेगा। लेकिन अब हमने एक्टिव पैसिव में देखो, ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है,
और एक्टिव से पैसिव बनाते समय ना एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव में आके सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, तो आपको लगेगा कि अरे विल है तो विल ही करना है, बट यहाँ पे शी था तो मैंने विल लिया, अब मेरा सब्जेक्ट आई हो गया, तो अब मैं शैल वाले को चुनूं, शैल शैल शैल। लेकिन सिर्फ एक्टिव पैसिव में ना ये रूल इंटरोगेटिव के लिए ही लागू नहीं है, एक्टिव पैसिव में थोड़ा सा याद रखना, नॉर्मल सेंटेंसेस में भी ना ये वाला रूल लगाना होगा। जैसे आई शैल टेल हर, आप बोलोगे कि मैम ये तो नॉर्मल सेंटेंस है और आपने तो नॉर्मल सेंटेंस में बोला है कुछ भी लगा लो, लेकिन नहीं, यहाँ पुराना रूल फॉलो करना होगा। एक ऑप्शन में डालेंगे शी विल बी टोल्ड बाय मी, इसको मैं एक्टिव पैसिव में आपको फिर से याद दिलाऊंगी, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट ही अब सब्जेक्ट बन रहा है ना, और एक जगह लगाएंगे शी शैल बी टोल्ड बाय मी। अब चलो बताओ कि अगर दोनों आ गया किसको चुनना है, क्योंकि आप बोलोगे मैम यहाँ ये तो इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है ना, तो यहाँ तो कुछ भी लगाया जा सकता है, ये भी लग सकता है ये भी लग सकता है, बट ऑप्शन में तो दोनों है, ऑप्शन में तो दोनों आ गया और चुनना तो किसी एक ही को है। तो यहाँ आई था तो शैल लगाया, फर्स्ट पर्सन था तो शैल लगाया, बट अब हमें थर्ड पर्सन आ गया, थर्ड पर्सन के साथ शैल ना लगा के विल लगा, विल विल विल। शैल और विल से ऐसे ही एरर आता है। ओके हाँ, विल आ जाएगा। चलो ये भी हो गया। अब हमारे पास एक लास्ट बच गया है, दैट इज मस्ट। रुको, मस्ट वाला एक साथ लिखवाती हूँ, यहां से एरर आता है। चलो पहले तो मस्ट लिखवा दूं। मस्ट हमेशा प्रेजेंट में, ठीक है, मस्ट का यूज प्रेजेंट में होता है। और मस्ट क्या क्या बताता है, एक तो मस्ट हम एडवाइस के लिए लगाते हैं, तो आप बोलोगे कि मैम एडवाइस हो, नेसेसिटी हो, जरूरत है, आपको करना ही है, तो आप मुझे बोलोगे कि मैम एडवाइस के लिए तो आपने शुड भी बताया है पहले क्लास में, आपने एडवाइस के लिए ऑट टू भी बताया है, और आपने एडवाइस के लिए हैड बेटर भी लगाया। हैड बेटर भी तो, ये सब भी तो एडवाइस के लिए लगाया है ना। ओके, एक्टिव वॉइस में थर्ड पर्सन के साथ भी विल ही लगाना, विल लगाना, ठीक है। एक्टिव वॉइस में फर्स्ट पर्सन के साथ सिर्फ शैल लगाना, और सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ तो विल ही लगेगा। आपने तो इसके लिए भी एडवाइस बोला, बट जहां पे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एडवाइस का सेंस आए ना, वैसे ये वाला एग्जाम में आएगा नहीं, आप स्पोकन में यूज कर सकते हो, ठीक है, जहां पे थोड़ा सा ज्यादा दबाव डालकर एडवाइस दिया जा रहा है कि आपको ऐसा करना ही करना है, तो उसके लिए हम मस्ट का यूज करते हैं। जैसे मैंने लिखा ही शुड डू द वर्क, या ही शुड रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स, उसको अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और देखा कि वो अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो मेरा शुड बदल जाएगा ही मस्ट। अभी मैं आपको बोलूंगी यू पीपल शुड वर्क हार्ड, देखा कि 3-4 महीना कोई मेहनत नहीं करना है, तो मेरा शुड मस्ट में बदल जाएगा यू मस्ट रिस्पेक्ट, मतलब आपको करना ही है, तो मस्ट में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एडवाइस का सेंस आए। अब यू मस्ट, ही मस्ट रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स, आप बोलोगे कि मैम कैसे पता चलेगा कहाँ पे ज्यादा दबाव डाल के बोला जा रहा है और कहाँ पे कम, तो इससे एरर नहीं आएगा, आप इसको स्पोकन में यूज कर लो, दोनों करेक्ट। एडवाइस का सेंस ये भी दे रहा है, बट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एडवाइस का सेंस ये भी दे रहा है, दोनों करेक्ट, ठीक है। हम एक के बदले दूसरा लगा सकते हैं, यहाँ कोई भी एरर नहीं है, यहां से एरर नहीं आता है। मस्ट का एरर किसी दूसरे जगह से आता है, जब भी हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं,
जब भी हम किसी इन्फरेंस का मतलब भी होता है निष्कर्ष, जब भी किसी कंक्लूजन या निष्कर्ष पे पहुंचने का सेंस आ रहा है ना, तो वहां पे मस्ट लगाना। चलो एडवाइस वाला सेंस तो मैंने दे दिया, अभी कंक्लूजन वाला दूंगी, यहां से एग्जाम्स में एरर है। ठीक है, ये लिख लिया। अब निष्कर्ष वाला देखो, यहां एग्जाम्पल दे रही। हाँ, कहाँ चला गया? ये देखो इन्फरेंस, जब भी किसी कंक्लूजन पे पहुंच रहे हो ना, किसी निष्कर्ष पे पहुंच रहे हो, वहां मस्ट लगाना। ही हैज अ बिग हाउस, उसके पास एक बड़ा सा घर है, इसका मतलब है कि वो जरूर अमीर होगा। तो आप बोलोगे मस्ट, मैम मस्ट तो एडवाइस का सेंस देता है, स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, तो यहाँ तो एडवाइस का सेंस नहीं जा रहा है ना। उसके पास बड़ा घर है, उसको उसको अमीर होना चाहिए, तो यहाँ का मस्ट एडवाइस वाला सेंस नहीं दे रहा है। अगर मैं ऐसा लिखती ना, ही मस्ट डू द वर्क, उसको इस काम को करना चाहिए, तो यहाँ एडवाइस का सेंस जा रहा है। बट मस्ट एडवाइस के अलावा कंक्लूजन के लिए भी तो यूज करते हैं, तो यहाँ का मस्ट ना, उसके पास बहुत बड़ा सा घर है, इसका मतलब क्या है? हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जरूर वो अमीर होगा। रोड्स गीले हैं, रोड्स में गीला है, तो क्या नतीजे पे पहुंचेंगे? नतीजे पे पहुंचेंगे ना कि जरूर बारिश हुई होगी। रोड वेट है, तो इससे हम नतीजा निकाल सकते हैं ना कि जरूर कल बारिश हुई होगी, तो इट मस्ट हैव रेन। अब आप बोलोगे कि मैम ये तो प्रेजेंट टेंस जा रहा है। प्रेजेंट टेंस में आपको आज सुबह उठ रहे हो तो रोड गीला दिख रहा है, बट बारिश तो पास्ट में हुई होगी। और मस्ट का पास्ट, जैसे कैन का पास्ट कुड होता है, शैल का पास्ट शुड वुड होता है, मे का पास्ट माइट होता है, बट मस्ट का पास्ट तो नहीं होता है, मस्टर्ड वगैरह भी नहीं लगाएंगे। तो अगर हमें बताना हो ना कि कोई काम हो चुका है, तब हम उसमें हैव लगा देंगे, परफेक्ट टेंस चला जाएगा। मस्ट हैव रेन्ड मतलब जरूर बारिश हुई हो। मैंने आपको बताया भी था ना, शुड हैव डन द वर्क, उसको काम करना चाहिए। ही कुड हैव कम, उसको आना चाहिए था, मतलब यहाँ पे काम हो चुका है। अगर मैं इट मस्ट रेन लगाती ना, इट मस्ट रेन लगाती, तो मस्ट रेन का मतलब होता है बारिश होनी चाहिए, ये तो प्रेजेंट टेंस है। बट यहाँ जरूर बारिश हुई होगी, तभी तो रोड्स गीले दिख रहे हैं, ये तो प्रेजेंट हो गया। और मस्ट को पास्ट करने के लिए हैव लगा दो, हैव। देखो देखो देखो, एक चीज और लिख लो पहले, एक और मैं देख रही हूँ, आपका कंफ्यूजन देख रही हूँ। एक चीज और ध्यान रखना है, बहुत सारे मॉडल वर्ब्स का, जैसे मे का तो माइट बनता है, ठीक है। कैन का तो कुड बनता ही है, पास्ट टेंस बन गया। विल का वुड बनता है, बट मस्ट का तो पास्ट टेंस नहीं बनता है। तो आप क्या करोगे? जिसका नहीं बनता है ना, उसमें मस्ट हैव लगा दो, ठीक है। ही मस्ट हैव कम, जरूर वो आ गया होगा, ठीक है, जिसका नहीं बनता है। और एक चीज बताना है, एक चीज और, कुड और कुड हैव में डिफरेंस है। ये देखो, ही सेड दैट ही वुड कम, सेंटेंस देखना, he said that he would have come। अब देखना जरा सेंटेंस का सेंस देखो, ओके। आप बोलोगे कि मैम विल का
विल का तो पास्ट ऑलरेडी वुड बनता ही है, तब फिर उसमें हैव लगाने की जरूरत क्यों है? हम हैव भी लगा सकते हैं, लेकिन उससे सेंटेंस का सेंस अलग चला जाएगा। चलो बताओ, दोनों सेंटेंस करेक्ट है और दोनों में डिफरेंस। मस्ट का तो चलो नहीं बनता है तो मस्ट हैव लगाएंगे, लेकिन विल का तो वुड बनता है, वुड तो पास्ट टेंस होता है, तो मैं वुड कम भी लगा सकती हूँ और वुड हैव कम भी लगा सकती हूँ, बट दोनों में डिफरेंस है। चलो ये देखो, दोनों में डिफरेंस क्या है ना, कि ये परफेक्ट टेंस में चला गया। ही सेड दैट ही वुड कम, उसने कहा था कि वो आएगा, ये भी पास्ट ही है, ठीक है। उसने कहा था कि वो आएगा, बट आया या नहीं आया कुछ नहीं पता चल रहा है, इनडेफिनिट टेंस में, मतलब यहाँ पे काम इनकम्प्लीट है, आया कि नहीं आया पता ही नहीं चल रहा है। बट ये देखो, ही सेड दैट ही वुड हैव कम, इसका मतलब अलग चला गया, यहाँ पे काम हो चुका है। हैव के बाद V3 आ गया ना, मतलब परफेक्ट। इस सेंटेंस का मतलब क्या है? उसने कहा था कि वो आएगा, अब पता नहीं आया या नहीं आया, क्लियर नहीं हो रहा है। बट यहाँ पे देखो, उसने कहा था कि उसको ही वुड हैव कम, उसको आना चाहिए था, बट वो आ नहीं पाया। इसका मतलब क्या है कि कोई फंक्शन में, यहाँ उसने बोला कि मैं इस फंक्शन में आऊंगा, आया या नहीं आया क्लियर नहीं हो रहा है। बट यहाँ पे देखो, ही वुड हैव कम, उसको आना चाहिए था, वो नहीं आ पाया। इसका मतलब है कि फंक्शन में ना आने का काम हो चुका है, यहाँ पे काम हो चुका है और वो नहीं आ पाया। यहाँ पे क्लियर हो गया है कि वो नहीं आ पाया, और यहाँ पे आया या नहीं आया ऊपर वाले में क्लियर नहीं। अब हम बाकी का लास्ट का 2 मॉडल वर्ब्स पढ़ा, पहले आप इसको लिख लीजिए, उसको करेंगे। नीचे एक्शन कंप्लीटेड है, ऊपर नहीं है। ठीक है, अब आइए, अभी तो बहुत इंपॉर्टेंट 2 मॉडल वर्ब बचा हुआ है। फाइनली आज हमारा मॉडल वर्ब खत्म कर लेना है। देखो, अभी तक मैंने आपको सब मॉडल वर्ब्स करवाया, मैंने आपको विल करवाया, शैल करवाया, वुड करवाया, शुड करवाया, यूज टू, ought to, ought to, ठीक है। फिर क्या करवाया? मस्ट करवाया, हैड बेटर करवाया, कैन करवाया, कुड करवाया, कुछ बचा हुआ है? सब तो हो गया ना, विल, शैल, वुड, शुड, यूज टू, ought to, मस्ट, हैड बेटर, कैन और मे और माइट करवाया। इतना सारा मैंने मॉडल वर्ब्स आपको करवा दिया, और जितना भी मैंने अभी करवाया है ना, ये सिर्फ और सिर्फ मॉडल वर्ब्स थे। ये जो जितना अभी तक मैंने मॉडल वर्ब्स करवाया, ये सिर्फ मॉडल थे। मॉडल का मतलब है ये सिर्फ मॉडल वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स थे, मतलब ये सब वाक्य में सहायक क्रिया का काम कर रहा था, उसके बाद एक मेन वर्ब आया, सिर्फ एक को छोड़कर। जो यूज टू है ना, यूज टू मॉडल वर्ब के अलावा एडजेक्टिव का भी काम कर रहा था, बस यही एक था। बाकी सब तो सिर्फ मॉडल, सिर्फ और सिर्फ मॉडल वर्ब्स था, ठीक है। बाकी सारा सिर्फ और सिर्फ मॉडल वर्ब्स था, लेकिन यूज टू मॉडल वर्ब के अलावा एडजेक्टिव का भी काम करता था, ये तो हमने देख लिया। अब मेरे पास 2 ऐसे मॉडल्स बचे हैं जिसको हम सेमी मॉडल्स बोलते हैं। सेमी मॉडल्स का मतलब क्या है? सेमी मॉडल का मतलब है कि वो वाक्य में मॉडल का भी काम करेगा और मेन वर्ब का भी काम करेगा। ये जो 2 मॉडल है, एक नीड और एक डेयर करना, दुस्साहस करना, ठीक है। बाकी सारे तो सिर्फ और सिर्फ मॉडल्स थे मतलब सहायक क्रिया थे, उसके बाद वर्ब का V1 फॉर्म लेगा। लेकिन 2, ध्यान से सुनना बात को, 2 ऐसे मॉडल्स है, ठीक है, नीड और डेयर, जिसको सेमी मॉडल्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये पूरी तरह से मॉडल नहीं होता है, ये कभी कभी वाक्य में मॉडल वर्ब का भी काम कर लेगा, और मॉडल वर्ब मतलब ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी मतलब सहायक क्रिया। जब ये ऑक्सिलरी का काम करेगा, सहायक क्रिया होगा, तो ये अपने साथ मेन वर्ब लेगा, ठीक है।
और कभी कभी ये वाक्य में मॉडल भी होता है और कभी कभी ये वाक्य में मेन वर्ब भी हो सकता है। जब मेन वर्ब होगा तो अपने बाद कोई वर्ब थोड़ी लेगा, क्योंकि ये खुद में मेन वर्ब। पहले इसको लिखो। अभी मैं आपको एक बताती हूँ कि मैम कैसे पता चलेगा कि कहाँ का नीड और डेयर मॉडल है और कहाँ का नीड और डेयर मेन वर्ब है। कैसे पता चलेगा, पहले आप इसको लिखो। 2 मॉडल बच गया है, लास्ट है, आज मॉडल खत्म करूंगी। नहीं, यूज टू को इसमें नहीं आना चाहिए, क्योंकि यूज टू वो तो अलग है। यूज टू मेन वर्ब का काम नहीं करता है। जब करेगा तो उससे टू गायब रहेगा। अब आपके दिमाग में आएगा कि कैसे पता चलेगा, ये चीज एकदम दिमाग में बैठाना है कि मैम कैसे पता चलेगा कि कहाँ का डेयर और कहाँ का नीड मॉडल वर्ब। देखो याद रखना, डेयर और नीड मॉडल वर्ब का काम तब करेगा जब डेयर और नीड के साथ नॉट वर्ड यूज हो। डेयर और नीड के साथ नॉट वर्ड का यूज हो तो वो मॉडल वर्ब का काम करेगा। और दूसरा, जब डेयर और नीड का यूज इंटरोगेटिव सेंटेंस में हो तो वहां भी वो मॉडल वर्ब। ठीक है, डेयर और नीड मॉडल वर्ब का काम तब करेगा जब उसके साथ नॉट का यूज हो और जब वो इंटरोगेटिव सेंटेंस में। और बाकी सब जगह पे जहां डेयर और नीड के साथ नॉट नहीं है, इंटरोगेटिव नहीं है, तो वहां तो मेन वर्ब हो जाएगा। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। मैंने लिखा यू नीड नॉट ड्राइव फास्ट। आपको गाड़ी तेज नहीं चलानी चाहिए। और फिर लिखा नीड यू ड्राइव फास्ट। मैम कल आपका मीटअप था। कोई मेरा कल मीटअप वेटअप नहीं था। कल आपका मीटअप था, कोई मीटअप नहीं था। कल तो पूरा दिन मैच ही देखा है। आई नीड अ पेन। फिर लिखा आई नीड टू वर्क हार्ड। अभी रिजल्ट्स आया नहीं और मीटअप शुरू कर दिया। लिख लिया ना? नहीं, CHSL वाले भैया ना वो मिलने आए थे सैटरडे को। ठीक है, CHSL वाले भैया गोलगप्पा वाले डाले थे वीडियो में, वो मिलने आए थे सैटरडे को। हाँ, उन्होंने खबर भी नहीं की थी। ठीक है, उन्होंने खबर भी नहीं की थी। अचानक उनका दिल्ली प्लेटफॉर्म से उन्होंने, और मेरी ना सैटरडे को तबीयत भी ठीक नहीं थी। ठीक है, तबीयत भी मेरी तो तबीयत फ्राइडे से ही, थर्सडे से ही खराब चल रही थी। मेरी टीम ने बोला कि मैम वो स्टूडेंट दिल्ली प्लेटफॉर्म से वेट कर रहे हैं, तो अब क्या करें, बिना बताए स्टूडेंट आ गए, मिल नहीं था।
तो मैंने शाम में उनसे मिला था, मीटअप नहीं था, मीटअप में ऐसा थोड़ी होता। ठीक है, तो चलो अब देखो जरा सेंटेंस देखो, मैंने क्या बोला, यहाँ भी नीड है, ध्यान से सुनना, और यहाँ भी नीड है, और यहाँ भी नीड है, और यहाँ भी नीड है। और जो नीड होता है वो मॉडल वर्ब का भी काम कर सकता है और मेन वर्ब का। बस याद रखना कि जहां पे नीड के साथ नॉट लगा है तो वो मॉडल है। मॉडल मतलब ऑक्सिलरी है, और प्रश्नवाचक सेंटेंस में भी नीड ऑक्सिलरी ही होता है। तो यहाँ देखो नीड के साथ नॉट लगा है, इसका मतलब है कि ये मॉडल है, और मॉडल वर्ब भी तो ऑक्सिलरी ही होते हैं। ठीक है, और मॉडल वर्ब के बाद मेन वर्ब का V1 फॉर्म आता है। ठीक है, मॉडल वर्ब के साथ मेन वर्ब का V1 फॉर्म आता है। सही में आजकल ना मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है, इसीलिए मैंने बोला ना कि किसी को अकेले मिलने के लिए मत बुलाओ। मतलब इतना झूठ बोल रहे हैं ना बच्चे, इतना झूठ बोल रहे हैं ना, मतलब अंदर से बुरा लगता है। बुरा अंदर से ये लगता है, देखो ये सब स्टूडेंट अभी से इतना झूठ बोल रहे हैं। तो मैंने अपनी टीम को बोला भी है कि अगर कोई हम लोग को ना, अब बच्चे आ जाते हैं तो मिलना ही होता है, कि अब लोग हम सबको जब सिलेक्शन होगा तो हम लोग सबका एक साथ जूम करेंगे। ठीक है, जैसे मैं करती थी, जैसे जूम मीटिंग करती थी, तो एक साथ जूम करेंगे, और जब सारा सिलेक्शन आ जाएगा सारे एग्जाम्स का, तो हम लोग फिर एक साथ मीटअप करेंगे, सबका एक साथ मीटअप कर लेंगे, एंजॉय करेंगे। क्योंकि ना मुझे किसी खास स्टूडेंट को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना है, मेरे लिए मेरे सब स्टूडेंट्स बराबर है। सबका एक साथ जूम, सबका एक साथ, लेकिन वो आ जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है ना, इतने दूर से वो आए हैं। लेकिन वो सब बहुत झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, वो सब बहुत जा के सब झूठ झूठ बोल रहे हैं। क्या कर रहे हैं ना, पूरा मेरे नोट्स दिखा रहे हैं, मेरे पास आके ना वो पूरा मेरा नोट्स दिखा रहे हैं। और टीचर तो अपना नोट्स देख के समझ जाते, बोल भी रहे, पूरा नोट्स दिखा रहे, और फिर कहीं और जाके क्या बोल रही है। सबसे ना बड़ा बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। मतलब वो टीचर को झूठा बना दे रहे हैं वो सब। मैं वैसे गोलगप्पे वाले भैया की बात नहीं कर रही हूँ, वो बच्चा तो ठीक है, उसकी बात नहीं कर रही हूँ। चलो अब बताओ, वो सब छोड़ो। नीड और जहां से भी सिलेक्शन लो, आपका सिलेक्शन मैटर करता है। तो अपने आप को पॉपुलर करने के लिए ना सब टीचर के पास जा रहे हैं, और बच्चे आपको नेगेटिव भी बोल रहे हैं कि तुमने इतने टीचर से जरूरत ही नहीं था पढ़ने का। नीड यू ड्राइव फास्ट, ये सेंटेंस प्रश्नवाचक है। नीड के साथ नॉट लगाओ तो वो मॉडल है, और नीड का यूज इंटरोगेटिव में है फिर भी वो मॉडल है। तो ये यहाँ भी नीड मॉडल है, और मॉडल्स ऑक्सिलरी होते हैं, और ऑक्सिलरी के बाद मेन वर्ब का V1 फॉर्म आता है। ठीक है, नहीं मीटअप में नहीं जा रहे हैं, वो किस मिलने जा रहे हैं उनको मैथ्स के लिए। उसने सारा फ्री बैच किया था ना, मेरे से उसने किया था इंग्लिश फ्री में, अभिनय सर से उसने मैथ्स किया था। मिलने जा, इन्फिनिटिव वर्ब नहीं होता, इन्फिनिटिव भी नाउन होता है। इसका मतलब है कि यहाँ भी एक ही वर्ब है, इसका मतलब है मेन वर्ब, है। और नीड में नीड मॉडल वर्ब तब होगा ना जब उसके साथ नॉट लगा, और वो इंटरोगेटिव है। तो यहाँ दोनों जगह नीड के साथ नॉट भी नहीं लगा है, प्रश्नवाचक भी नहीं लगा है, इसका मतलब ये मॉडल नहीं है, मेन वर्ब है। पहले बताओ, इतना दूर क्लियर है? क्या हो रहा है आज, प्रॉब्लम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ नीड के साथ नॉट भी नहीं है। नीड के साथ नॉट रहेगा तभी तो वो मॉडल होगा, और यहाँ नीड के साथ भी नॉट नहीं है, ना प्रश्नवाचक है, तो ये मेन वर्ब। इतना दूर क्लियर है? इतना दूर क्लियर है? वैसे मैं डेयर वाला भी बता देती हूँ, डेयर वाला भी एक बार बता दे रही। जैसे यू डेयर नॉट अपोज योर फादर। एक एग्जाम अभी नीड वाला दिया, अभी डेयर वाला दे रही। टू वर्क इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव भी नाउन ही होता है।
यू डेयर नॉट अपोज योर फादर, आपको अपने फादर का विरोध नहीं करना चाहिए, ठीक है। और फिर मैंने लिखा डेयर यू, और छोटा सा लॉजिक है, बस ये चीज याद रखो ना, नीड और डेयर के साथ नॉट रहे तब मॉडल है, नीड एंड डेयर का यूज प्रश्नवाचक में है तब वो मॉडल है, इन दोनों को छोड़ के बाकी जगह वो मेन वर्ब। डेयर यू अपोज योर फादर, क्या आप अपने फादर को अपोज करने का दुस्साहस करते हो? तो सिंपल सा लॉजिक है, इतना क्यों कंफ्यूज करना। यहाँ डेयर के साथ, नीड के साथ, डेयर के साथ अगर नॉट लगा हो, इसका मतलब है कि वहां का डेयर मॉडल है, और मॉडल्स ऑक्सिलरी होते हैं, उसके बाद मेन वर्ब का V1 फॉर्म। अगेन नीड और डेयर का यूज प्रश्नवाचक सेंटेंस में हो तो वहां भी वो मॉडल है, और मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, जहां ऑक्सिलरी आएगा उसके बाद मेन वर्ब का V1 फॉर्म आएगा, ठीक है। आपको अपने फादर को अपोज करने का दुस्साहस नहीं करना चाहिए, ओके। एक बार मुझे बताओ ये क्लियर है? नीड और डेयर के साथ नॉट लगा हो तो वो मॉडल है, और नीड एंड डेयर का यूज प्रश्नवाचक में हो तो वो, देखो नीड और डेयर के साथ नॉट लगा है, मॉडल है, नीड एंड डेयर का यूज प्रश्नवाचक में है, इसका मतलब है मॉडल है। क्लियर है? क्लियर है। जैसे हम बोलते हैं ना, हाउ डेयर यू अपोज मी, आप मेरा विरोध करने का दुस्साहस कैसे कर सकते हो? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेयर है और ये प्रश्नवाचक सेंटेंस है, नीड और डेयर का यूज प्रश्नवाचक में है तो ये मॉडल है, और मॉडल वर्ब ऑक्सिलरी होते हैं, उसके बाद एक मेन वर्ब का V1 फॉर्म, ठीक है। ओके, 2 बार तो बता ही दिया, दो अलग अलग एग्जाम्पल देख। हाँ, ये सब तो मॉडल्स है। अब डेयर को मैं एज एन ऑक्सिलरी वर्ब यूज करती हूँ, आई डेयर टू डू द वर्क, मैं इस काम को, या आई डेयर टू अपोज, मैं अपने फादर को अपोज करने का दुस्साहस करता हूँ, आई डेयर टू अपोज माई फादर। फिर लिखा मैंने दे डेयर टू डू द वर्क। ये जरा सेंटेंस देखना, ये जो टू अपोज है ना, इसको वर्ब मत मानना। टू के साथ V1, मैंने फर्स्ट क्लास आपको थोड़ा सा इन्फिनेटिव बताया था, 2 + V1 है तो ये इन्फिनेटिव है, और इन्फिनेटिव होता तो वर्ब है बट काम करता है नाउन का। इन्फिनेटिव होता, ये जो टू है ना, ये डेयर का हिस्सा नहीं है, ये टू डू अलग से, ये भी इन्फिनेटिव है, होता तो वर्ब है बट काम करता है नाउन का। इसका मतलब है कि ये नाउन है, एक ही वर्ब है, और जब वाक्य में एक ही वर्ब आ गया, इसका मतलब है कि यहाँ का डेयर मेन वर्ब ठीक है, मेन वर्ब है, और दूसरा डेयर के साथ नॉट नहीं लगा है। डेयर के साथ नॉट लगता तब तो वो मॉडल होता ना, डेयर का यूज प्रश्नवाचक में होता तब तो ये मॉडल होता, बट इसके साथ ना नॉट लगा है ना ये प्रश्नवाचक में, मॉडल नहीं है, मेन वर्ब है। बता रही हूँ इससे एरर कैसे आएगा। पहले तो मुझे आपको बताना होगा ना, पहले तो क्लियर करना होगा कि कब मॉडल है और कब मेन वर्ब है, तब समझ में आएगा ना कि एरर कैसे आता है। ठीक है, हाँ, पहले मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनो। अब मुझे बताना क्या एग्जैक्टली। जहां देखो मॉडल वर्ब का सिंगुलर प्लूरल से कोई लेना देना नहीं, ही के साथ भी वही विल
और शी के साथ सॉरी दे के साथ भी वही विल। मॉडल वर्ब का सिंगुलर प्लूरल से कोई लेना देना नहीं होता है। सिंगुलर भी है तो वही मॉडल वर्ब, वही शुड, और प्लूरल भी है अरे तो वही शुड। तो मॉडल वर्ब का सिंगुलर प्लूरल से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सिंगुलर प्लूरल के साथ एक ही मॉडल वर्ब है। अब मैंने लिखा he dare not do the work। और मॉडल वर्ब का ध्यान रखना, ये मॉडल वर्ब का ना ईडी लगा के टेंस नहीं बदलेगा। ऐसा नहीं है कि विल का पास्ट बनाने के लिए ईडी लगा दो, विल का पास्ट वुड बनता है। मॉडल वर्ब में ईडी वगैरह आईएनजी वगैरह नहीं लगता है। ओके, अब जरा ध्यान से सुनना, ही डेयर नॉट डू द वर्क, ठीक है। और मैंने लिखा दे डेयर नॉट डू द वर्क। ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है। अब मेरे को बताओ, ये वाला सेंटेंस देखो, पहले कॉपी करो आप। और फिर मैंने लिखा ही डेयर्स टू डू द वर्क, और दूसरा दे डेयर टू डू द वर्क। एक मिनट, सबसे पहले आप लोग लिखना बंद करो, ठीक है। प्रॉब्लम क्या होता है ना, जब मैं समझाती हूँ तो आप लोग लिखने लगते हो, फिर आपको बाद में समझ में नहीं आता है। पहले आप थोड़ा ध्यान से सुनो। और फिर मैंने एक और ऑप्शन लिखा, दे डेड टू डू द वर्क। लिखना बंद करिए, पहले लिखना बंद करिए। सबसे पहले आप देखो, आपके दिमाग में आएगा कि मैम ही तो सिंगुलर है, ठीक है, ही तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ वर्ब भी तो सिंगुलर आना चाहिए, जैसे आपने यहाँ लगाया है। और दे प्लूरल है तो यहाँ भी तो आपको यहाँ प्लूरल आना चाहिए। रूल तो यही बताता है ना कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। तो यहाँ पे मैंने ना डेयर में एस लगाया, एस हटाया, ईडी लगाया, क्योंकि यहाँ का डेयर मेन वर्ब है। लेकिन यहाँ डेयर के साथ नॉट लगा है। जब भी डेयर के साथ नॉट लगाओ तो वो मॉडल वर्ब है। यहाँ भी डेयर के साथ नॉट लगाओ तो वो मॉडल वर्ब है। और मॉडल वर्ब का सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है, सिंगुलर के साथ भी वही मॉडल वर्ब और प्लूरल के साथ भी वही मॉडल वर्ब। तो यहाँ तो डेयर नॉट मॉडल है, ही भी हो तो वही डेयर नॉट लगाना, और दे भी हो तो वही डेयर नॉट लगाना, ठीक है, वही डेयर नॉट लगाना। अब यहाँ पे देखो, अब बोलोगे कि मैम यहाँ पे तो, यहाँ पर अगर मैं एस लगाती ना, ऐसा लगाती, ही डेयर्स नॉट डू द वर्क, उसको इस काम को नहीं करना चाहिए। तो आपको लगता है कि ही तो सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर चाहिए। तो हम सिंगुलर प्लूरल किसका बनाते हैं? हम सिंगुलर प्लूरल मेन वर्ब का सिंगुलर प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। मेन वर्ब होता है ना, जैसे गो में, गो प्लूरल है, उसका गोज लगा दिया, सिंगुलर बना दिया। राइट प्लूरल है, सब्जेक्ट वर्ब में तो मैंने पढ़ा दिया, उसका सिंगुलर राइट्स बना दिया। सिंगुलर प्लूरल हम मेन वर्ब का बनाएंगे यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे देखो, ये गलत है, ये डेयर नॉट मॉडल वर्ब है, डेयर के साथ नॉट लगा है, मॉडल वर्ब है। और मॉडल वर्ब में ना हम एस लगा सकते हैं ना एस हटा सकते हैं, मॉडल वर्ब में ना हम पास्ट टेंस बना सकते हैं। ये देखो, दे डेड नॉट डू द वर्क, तो ये डेयर नॉट तो मॉडल वर्ब है, बोर्ड पे देखना, ये मॉडल वर्ब है। और मॉडल वर्ब का सिंगुलर प्लूरल नहीं बनता है, ठीक है। सिंगुलर है फिर भी वही मॉडल, और प्लूरल है फिर भी मॉडल। और मॉडल वर्ब का यहाँ भी मॉडल है, और मॉडल वर्ब में हम ईडी लगा के पास्ट टेंस नहीं बना सकते, ज्यादा से ज्यादा बाद में हैव लगा देंगे, दे डेयर नॉट हैव डन द वर्क, ठीक है। मॉडल इसको पास्ट बनाना होगा ना, अगर इसको हमें पास्ट बनाना होगा तो हम डेयर में तो ईडी नहीं लगा सकते हैं, मॉडल वर्ब में ईडी नहीं लगा सकते हैं। तो हम ऐसा कर सकते हैं, दे डेयर नॉट पहले लगा लेंगे, फिर पास्ट टेंस बनाने के लिए हैव लगा देंगे, और हैव के बाद V3, दे डेयर नॉट डन हैव, उसको ये वर्ब को नहीं करने का दुस्साहस नहीं करना चाहिए, ठीक है। ठीक है, हाँ। अब देखो, अब बोलोगे मैम यहाँ पे आपने एस क्यों लगाया? क्योंकि ये टू डू इन्फिनिटिव है, यहाँ भी टू डू इन्फिनिटिव, और इन्फिनिटिव वर्ब नहीं होता। अकेला डू वर्ब होगा, मेन वर्ब, अकेला डू मेन वर्ब का V1 फॉर्म है, बट ये इन्फिनिटिव है, और इन्फिनिटिव भी तो नाउन होता है।
नाउन होता है, नाउन होता है। तो यहाँ जो डेयर है ना, ये मॉडल वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है। और मेन वर्ब सॉरी, मेन वर्ब का सिंगुलर, प्लूरल और पास्ट होता है। पहले आप कॉपी कर कॉपी करिए। अभी मैं और भी एग्जांपल्स दूंगी आपको। बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगी। ओके, ही डेयर्स नॉट डू कहां से होगा? ही डेयर नॉट डस कहां से होगा? मॉडल वर्ब के साथ V1, इतना पीटूंगी ना। ही के साथ डज आता है, बट बीच में मॉडल आ गया, मॉडल वर्ब के साथ V1 V1 V1। ओके, अभी और भी एग्जांपल्स दूंगी, और भी दूंगी। अगर वो मेन वर्ब है ना, तो मेन वर्ब में एस लगा सकते हो सिंगुलर के साथ, प्लूरल के साथ एस हटा देना। मेन वर्ब का पास्ट टेंस बनता है, बट मॉडल वर्ब का पास्ट टेंस नहीं बनता। अभी और भी एग्जांपल दे रही, और भी जैसे लिखा मैंने, आई नीड वाला करवाती है। ही नीड्स अ पेन, ठीक है, ही नीड्स अ पेन, ये सब याद रखना है। दे नीड अ पेन, दे नीड अ पेन, फिर दे नीड they need to work fast, yeah, they needed a pen। फिर लिखा they need to write fast। फिर लिखा they needed to write fast। they will need to write। खैर यहाँ तो मुझे मॉडल नहीं लगाना है, अभी तो मैं मॉडल वर्ब पढ़ा रही हूँ। देखो जरा, बोर्ड पे ध्यान दो, बोर्ड पे ध्यान दो, एक बार बोर्ड पे ध्यान देना, ठीक है, बोर्ड पे ध्यान देना। पहले मुझे बताओ कि ऊपर वाला नीड्स क्या है? पेन नाउन है, यहां भी पेन नाउन है, यहां भी पेन नाउन है। इसका मतलब है कि एक ही वर्ब है ना, एक ही वर्ब है, और जब भी वाक्य में एक ही वर्ब हो तो वो मेन वर्ब है। वाक्य में एक ही वर्ब हो तो वो मेन वर्ब है, वाक्य में एक ही वर्ब हो तो वो मेन वर्ब है, मेन वर्ब। और आपने पढ़ा है कि मेन वर्ब के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। मेन वर्ब में देखो, सब्जेक्ट सिंगुलर है ना तो एस लगाएंगे, एस लगाएंगे, प्लूरल है तो एस हटाएंगे, और मेन वर्ब का पास्ट भी बनता है, ठीक है। मॉडल वर्ब में ईडी नहीं लगा सकते, मॉडल वर्ब में एस नहीं लगा सकते। एस तो मेन वर्ब में लगाते हैं, बट मॉडल तो ऑक्सिलरी होता है, तो इसमें हम एस लगा देंगे, किसी में एस हटा देंगे। प्लूरल है तो एस हटा देना, सिंगुलर है तो एस लगा देना, पास्ट टेंस बना देना, ठीक है, पास्ट टेंस बना। अगेन, अब इसको मेन वर्ब मत मानना, ठीक है, इसको मेन वर्ब मत मानना। अकेला राइट होता है ना तो वो मेन वर्ब हो सकता है, ठीक है, अकेला मेन वर्ब हो सकता है, अकेला राइट, बट यहाँ पे टू राइट है। ये मैंने थोड़ा बहुत आपको पढ़ाया था ना कि मॉडल वर्ब इन्फिनेटिव नहीं लेता। टू गो, जब टू के साथ V1 आ गया है ना, उसको हम इन्फिनेटिव बोलते हैं, और इन्फिनेटिव वर्ब नहीं होता है, काम करता है वाक्य में नाउन का। अब देखो, दे नीड, उन्हें क्या की जरूरत है, यहाँ व्हाट का जवाब आ रहा, क्या क्या की जरूरत है? तेज लिखने की जरूरत है। क्या का जवाब आ रहा है, मतलब ये नाउन है, नकली वाला नाउन है, चाइनीज नाउन है तो वर्ब काम करता है नाउन।
ये भी नाउन, ये सब नाउन है। इसका मतलब है कि यहाँ एक ही वर्ब है, एक ही वर्ब है, और जब भी एक ही वर्ब है ना तो उसका मतलब है कि वो मेन वर्ब है। तो प्लूरल है तो मैंने नीड लगाया, अगर सिंगुलर रहता तो मैं नीड्स लगाती, ही नीड्स टू राइट फास्ट। सिंगुलर रहता तो मैं नीड्स लगाती, प्लूरल है इसलिए नीड लगाया। और यहाँ भी नीड मेन वर्ब है, मेन वर्ब है, और मेन वर्ब है तो हम उसका पास्ट टेंस भी बना सकते हैं। ठीक है, मेन वर्ब का हम पास्ट टेंस बना सकते हैं। ओके, इतना दूर क्लियर है? पहले मेरे को बताओ। हाँ, क्लियर है? और आपको पता है ना सब मेन वर्ब है। नीड और डेयर मॉडल तब होता है ना जब उसके साथ नॉट लगाओ। यहाँ नीड के साथ कहीं भी नॉट वगैरह नहीं लगा, नीड के तुरंत बाद नॉट। ठीक है, सेंटेंस में पहले नहीं, नीड के तुरंत बाद नॉट नहीं लगा है, ना ही ये प्रश्नवाचक है, इसका मतलब है मेन वर्ब है, मेन वर्ब है। अब मैं इसी सेंटेंस में ना बगल में थोड़ा सा कंपेयर करने के लिए लिख रही हूँ। जैसे मैंने लिखा ही नीड्स नॉट, he needs not blame her, ही को हर पे इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, he needs not blame her नहीं लगाना चाहिए। और फिर मैंने लिखा he needed not blame her, फिर लिखा he need not to blame her। तीनों सेंटेंस को पहले ध्यान से देखो। ओके, और फिर मैंने लिखा चौथा वाला नीड्स ही ब्लेम हर, फिर नीड ही हेल्प हर, ऐसा कुछ लगा दिया। ब्लेम भी लगा सकते हो क्या, उसको उसके ऊपर इल्जाम लगाना चाहिए। नीड ही टू ब्लेम हर। ओके, ये वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा ध्यान रखना। अब देखो जरा सेंटेंस देखो, नीड के साथ नॉट लगा है, इसका मतलब है ये मॉडल है। नीड के साथ नॉट लगा है, इसका मतलब ये मॉडल है। नीड के साथ नॉट लगा है, ये मॉडल है। और नीड का यूज प्रश्नवाचक में है, तो प्रश्नवाचक में है ना तो भी मॉडल है। यहां भी प्रश्नवाचक में है तो फिर भी मॉडल। ठीक है, और आपने पढ़ा है कि यहाँ का नीड नॉट मॉडल है ना, और मॉडल के साथ एस नहीं लगाना। मॉडल है तो सिंगुलर के साथ भी वही नीड नॉट, और प्लूरल के साथ भी वही नीड। और मॉडल वर्ब के साथ, मॉडल वर्ब में ईडी नहीं लगाना है। ठीक है, मॉडल वर्ब में ईडी नहीं लगता है, मेन वर्ब में लग सकता है ईडी, मॉडल वर्ब में नहीं लगता। तो आप बोलोगे कि मैम इसका पास्ट टेंस कैसे बनाएं, इसका पास्ट टेंस कैसे बनाएं जब इसमें ईडी लगा ही नहीं सकते हैं। मेन वर्ब है तो ईडी लगा देंगे, तो इसका पास्ट टेंस कैसे लगाए? ऐसा लगा दो, पहले नीड हैव लगा दो, नीड नॉट लगा दो पहले। ठीक है, अब मुझे इसका पास्ट बनाना है कि, और मॉडल है तो मैं तो इसमें ईडी नहीं डाल सकती हूँ, और बताना है कि काम हो चुका है ना, तो नीड नॉट के बाद हैव लगाना, क्योंकि मॉडल वर्ब के बाद V1 आता है, और फिर उस हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। तो ब्लेम्ड की जगह ब्लेम की जगह ब्लेम्ड हो जाए। ही नीड नॉट हैव ब्लेम्ड हर, उसको उसके ऊपर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, कोई भी मॉडल वर्ब जिसका ईडी लगा के पास नहीं बन सकता है ना, तो वहां हैव प्लस V3 लगा दे। ठीक है, अब देखो ही नीड नॉट टू ब्लेम हर, अब ये मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब्स तो ऑक्सिलरी होते हैं, और ऑक्सिलरी वर्ब के बाद इन्फिनिटिव नहीं आता है ना, नाउन नहीं आता है। ये मैंने आपको पहला दिन पढ़ाया था कि कोई भी मॉडल वर्ब के बाद एडजेक्टिव नहीं आता है, कोई भी मॉडल वर्ब के बाद इन्फिनिटिव नहीं आता है, मॉडल वर्ब के बाद सीधा मेन वर्ब आता है। तो अगर नीड मेन वर्ब का काम कर रहा है ना, तो ये अपने साथ इन्फिनिटिव लेगा। मेन वर्ब का काम कर रहा है, अपने साथ इन्फिनिटिव लेगा। तो यहाँ का टू राइट सब सही है, बट ये तो मॉडल है, और मॉडल वर्ब के बाद नाउन थोड़ी चाहिए। मॉडल वर्ब तो ऑक्सिलरी होते हैं, और ऑक्सिलरी के बाद हमें मेन वर्ब चाहिए, तो यहाँ से टू हटा देना।
सिर्फ ब्लेम रखना, इन्फिनेटिव मत लगाना, मॉडल वर्ब के साथ इन्फिनेटिव नहीं लगाएंगे। तीसरा देखो, ये भी मॉडल वर्ब है और आपको लगेगा कि मैम ही तो सिंगुलर है तो नीड्स लगेगा ना, ही तो सिंगुलर होता, बट ये मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के साथ एस नहीं लगाना। चलो यहाँ मॉडल वर्ब के साथ एस लगा दिया है, लेकिन मॉडल वर्ब के साथ इन्फिनेटिव नहीं आता है ना, मेन वर्ब आता है, सिर्फ ब्लेम लगा। ओके हाँ, तो दिमाग लगाने वाला था थोड़ा, हर चीज इजी नहीं होता है। ठीक है, बस याद रखना है कि जहां नीड मॉडल वर्ब का काम करे उसमें एस वगैरह मत लगाना। जब मेन वर्ब का काम करे तो एस लगा सकते हो, मेन वर्ब का काम कर रहा है एस लगा देना, मॉडल वर्ब का काम कर रहा है एस मत लगाना। जहां नीड मॉडल वर्ब का मेन वर्ब का काम कर रहा है पास्ट टेंस बना देना, लेकिन जहां मॉडल वर्ब का काम कर रहा है वहां पे ईडी मत लगाना, पास्ट करने के लिए ना हैव प्लस V3 लगाना, ही डिड नॉट हैव ब्लेम। जहां नीड क्या है मेन वर्ब है तो वो इन्फिनेटिव ले सकता है, लेकिन जहां का नीड मॉडल वर्ब है उसके साथ इन्फिनेटिव मत लगा। ठीक है, तो चलो एंड करते हैं। फाइनली आज मैं आपका एक शीट डलवा दूंगी, लास्ट वाले सेंटेंस में भी नीड मॉडल था ना, क्योंकि प्रश्नवाचक सेंटेंस है, प्रश्नवाचक सेंटेंस में नीड मॉडल वर्ब का काम करता है, उसके साथ इन्फिनेटिव मत लगाइए, टू हटा दो, अब ये मेन वर्ब होगी। तो आज मैं आपको एक शीट डलवा दूंगी, उसको अच्छे से बनाना, जो सिर्फ और सिर्फ मॉडल वर्ब्स का रहेगा। एंड करते हैं आज। कल मैं आपको वर्ब और इन्वर्जन और वर्ब ऑफ पैरेललिज्म करवाऊंगी, अगर टाइम बच जाता है, मुझे लग रहा है टाइम बचेगा, उसी कल जीरेंड भी स्टार्ट करूंगी।